कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और जिनका भी पेपर 10 जून का है, ठीक है? उनके लिए ये स्पेशल क्लास है जैसे कि आपको पता है कि 8 जून का जो पेपर हुआ था, ठीक है? और आज 9 जून का जो पेपर हुआ है, जिस तरीके से जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं और जिन टॉपिकों के प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उन टॉपिकों के हर एक प्रश्न के महत्वपूर्ण जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको मैंने यहाँ पे रख दिया और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हो और फिर जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और ये गेस किया हुआ रामबाण प्रश्न है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल 2 शिफ्टों में और आज के जो है शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हुए मैंने ये पेपर बनाया हुआ है। तो बिल्कुल ही आप जो है इस क्लास को इग्नोर मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं बिल्कुल क्लास को जो है लाइक कर लो। पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि देखिए अभी आप लोगों के पास थोड़ा-सा समय बचा हुआ है। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि एक क्लास शाम में 8 पीएम पे होगा यूपी पुलिस का जिनका कल पेपर है और एक सुबह के 4 एएम पे। तो अर्थात अभी 2 क्लास आपको दिया जाएगा। अगर आप उन दोनों क्लासेस को देख लेते हो तो प्रश्न कहीं पर भी बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल जिनका पेपर बाकी है वो ज़रूर हमारे इस क्लास से जुड़ेंगे इसी चैनल पे। तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है? पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और जो है भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था और इसे जो है संविधान की किस अनुसूची में जो है संरक्षण प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और यूपी से रिलेटेड प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं 2 से 3 प्रश्न, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आपको अगर पता है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते चलें क्योंकि आपको पेपर से पहले अगर थोड़ा-सा पेपर मिल जाए तो आप बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे, मुझे ये पता है। तो इस प्रश्न को आप एक बार सनसनी नज़रों से भी अगर देख लेते हो तो मुझे लगता है कि कुछ ही समय बाद आप भी जाओगे एग्ज़ाम हॉल में और जब आपके सामने ये प्रश्न आएँगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है? तो ये जो है किस वर्ष में पारित हुआ? तो 1950 में हुआ है और ये 9वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है, गलती नहीं करोगे बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा लिखा हुआ है कि जो है उत्तर प्रदेश देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक आप लोगों को यहाँ पे दूसरा उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की तुलना में कम है। ये 2 निष्कर्ष हैं। कह रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? हमें बताना है कि ये दोनों में से कौन से कथन सत्य है या दोनों सही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो है देशांतरीय विस्तार जो है 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व देशांतर से 74 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर है। ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर है पर ये दूसरा वाला बिल्कुल बात गलत है। तो हम केवल जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है? अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या लिखा है कि जो है जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी जो है घटना घटित होती है? ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण जो है क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न देखिएगा कि जो है प्रत्यक्ष में कौन सा उपस्वर्ग है? देखिए हिंदी का है और प्रति उत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे।
अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन प्रश्नों को सॉल्व करते चलो। बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम में बेहतर करके आओगे, ठीक है? तो प्रत्यक्ष में अगर आप देखोगे तो उपसर्ग बताना है ना, प्रत्यक्ष में उपसर्ग। तो आधा प्र है और आधा त है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों का हो जाएगा आधा त मतलब छोटी ती, प्रति हो जाएगा, तो प्रति यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे भी नहीं दिखा। मतलब केवल हमने प्रत्यक्ष में अगर उपसर्ग निकाल रखा है तो हमारा राइट उत्तर तो मिल गया, ऑप्शन नंबर जो है बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह आया हो इस वाक्य में यह वाक्य काल के किस भेद के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है, वह आया हो यह किस काल के अंतर्गत आएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप फटाफट से पढ़ो और उसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी मेरे दोस्त कल 10 जून के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए 2 स्पेशल रामबाण क्लास हम आपके प्रोवाइड कर रहे हैं शाम के 8 PM पे। और कल सुबह में जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर इस क्लास को देखना, जो कि 4 AM पे सुबह को मिल जाएगा। तो 2 क्लासेस ज़रूर देखना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इन दोनों क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ताकि ये क्लास मिस ना हो पाए, ठीक है? बिल्कुल। तो देखिए, वह आया हो, अगर ये देखिएगा तो ये संभाव्य वर्तमान जो है काल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वह आया होगा, ये तो संभावना ही व्यक्त किया जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने होगा, देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द युग्म अर्थात विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है, वो भी अशुद्ध मतलब जो सही नहीं है, ठीक है? किसका विलोम सही नहीं है, यही हम लोगों से पूछा गया है। ऋजु का वक्र, सन्यासी का गृहस्थ, उन्मूलन का आरोपण, विनीत का उदत्त। बताइएगा कौन जो है यहाँ पे अशुद्ध है मतलब गलत है। तो देखिए, ऋजु अगर आप देखते हो तो ऋजु का वक्र विलोम होता है बिल्कुल, सन्यासी का गृहस्थ ये भी बिल्कुल होता है, उन्मूलन का आरोपण ये भी होता है, पर नहीं होता है हमसे पूछा है तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, विनीत का उदत्त नहीं होता है, हमसे नहीं वाला ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के निश्चित दर से 3 वर्षों में 6,690 रुपया हो जाता है और 6 वर्षों में 10,035 रुपया हो जाता है, तो वह मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और चक्रवृद्धि ब्याज से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से पूछा जा रहा है मैंने उस तरीके के ही प्रश्न आपको यहाँ पे रख दिया है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में आसानी से बना लोगे इन प्रश्नों को, ठीक है? तो सॉल्व करोगे खुद से अपने आपसे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करो पहले, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तो इसके एक फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखना है कि जो है जो अधिक है, जो अधिक वैल्यू है, ये मान लो बी है और ये मान लो ए है, तो अधिक वाले को 2 बार गुणा कर दो, बट्टा में 1 कर दो, बराबर ये होता है पी मतलब मूलधन, ठीक है? यही तो फार्मूला होता है, आपको बैठा लेना है यहाँ पे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,035 गुणे 10,035 बट्टे में हो जाएगा आपका 6,090। आप इसी को सॉल्व कर लो, इसी के सॉल्व कर लो तो ये कट जाएगा 345, 3,345 के पहाड़े में कितने मर्त में, 2 मर्त में और ये 3 मर्त में, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो बचा हुआ है यहाँ पे 2, तो 2 से काट दो, कितना, 2 से काटोगे इसे, हम लोगों ने उल्टा लिख दिया क्या यार, अधिक वाला नीचे रहता है ना, ये 2 बार रहता है, 690 गुणे 6,690 और
गुणे 6690, इसको 2 बार लिखते हैं और जो अधिक होता है उसको नीचे लिखते हैं। हम लोगों ने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। तो अब देखो ये 2 बार में गया था और ये 3 बार में। अब देखो 3 के पहाड़ में कट रहा है, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 तिरिक 9, 1 0। तो 22 30 का डबल कर लो, 22 दूना 44, 60 जो है आपका बिल्कुल मूलधन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना है, कम वाला वैल्यू ऊपर 2 बार लिखना है और जो अधिक वैल्यू है उसे नीचे लिखना है और उसी को काटोगे तो मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। एक चोर दोपहर 2:30 पे जो है कार चुराकर 60 किलोमीटर की गति से भागना स्टार्ट करता है और चोर का पता 3 बजे चलता है और कार का जो है मालिक दूसरे कार से 75 किलोमीटर की गति से उसे पीछा करता है। वह चोर कितने बजे पकड़ेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए 2 बजे से 3 बजे, 2:30 से ये 3 बज गया, मतलब आधा घंटा, 30 मिनट में वो कितना दूरी तय किया होगा। 60 का स्पीड है, 60 किलोमीटर पर घंटा है, तो आप 30 मिनट में कितना जाओगे, 30 किलोमीटर ही जाओगे। जब 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहे हो तो 30 मिनट में ये 60 किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या है, 60 मिनट में आप 60 किलोमीटर जाओगे, चोर का स्पीड है। तो 30 किलोमीटर हमसे चोर जो है दूर है। अब जो है पता चला तो यहाँ पे जो कार का मालिक है ये 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो चोर कितना दूर है, 30 किलोमीटर। तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितना है चोर का, तो 75। यहाँ से जब आप देखोगे 30/75 इसे मिनट में लाना है तो आप गुणे कर दोगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। तो यहाँ से काटोगे तो आपका कितना मिनट आएगा, आप देख लो। यहाँ से जब आप काटोगे तो कितने मिनट आएंगे, 15 के पहाड़े में 15 पच्चे 75 और 15 के पहाड़े में 15 चौका 60, 5 के पहाड़े में 5 छक्का 30, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो गया। इसने कहा है कि वह चोर को कितने देर में पकड़ेगा। चोर को जो है हमें पकड़ना है, चोर को हमें पकड़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने गलती क्या कर दिया कि यहाँ पे चोर भी तो भाग रहा है ना, ये तो रुका नहीं है, 60 किलोमीटर इसका भी तो है भाई साहब, गलती हो गई ना। देखिए 60 किलोमीटर की स्पीड से चोर भाग रहा है और 75 किलोमीटर की स्पीड से आज जो हम उसको पकड़ रहे हैं, तो हम तो 60 किलोमीटर वाले को पकड़ लेंगे, लेकिन कितना, तो 60 में से जब 75 में से 60 घटाएंगे अर्थात 15 किलोमीटर हम जो है उससे तेज हैं। और जाना कितना है हमें, तो देखिए 30 किलोमीटर हमसे वो दूर था, तो 15 की स्पीड से हम जाएंगे तो 15 दूना 30, यानी कि 2 घंटा का समय लगेगा। हम स्टार्ट कब किए हैं, 3 बजे उसको पकड़ने का, और 2 घंटा अधिक उसके बाद पकड़ लेंगे तो 5 बजे हम उस चोर को पकड़ लेंगे। देख लिए, थोड़ा सा जो है यहाँ पे प्रश्न अगर मिस करोगे तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, यदि किसी कूट भाषा में ग्लोब को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि जिन्होंने भी अब तक हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सुबह कल जो है आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले हम 4 AM पे आपसे मिलेंगे। और आज शाम को ही एक ऐसा स्पेशल क्लास आएगा 8 PM पे, जिसको आप एक बार बिल्कुल देख लेना इन दोनों क्लासेस को, और फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाना, बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। 100% है कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को कर लोगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है ग्लोबल को जो है 143, तो सिर्फ 60 को जो है क्या लिखा जाएगा। सीधा समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल का वैल्यू रखेंगे तो जी होता है 7 पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, भी होता है 22 पे और ई होता है 5 पे। हम सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20 और 22 42, 42 और 12, 54, 54 7 61, 61 को लिखा हुआ है 143, अर्थात 61 से 143 पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, 61 से 143 पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे भी काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। काम तो यहाँ पे 143 नहीं आएगा, लॉजिक तो ऐसे नहीं बनना। तो अब विपरीत निकालेंगे, इसका विपरीत फटाफट निकाल दो। जी का टी होता है 20 पे, एल होता है 12, इसका ओ होता है 15, ओ होता है आपका कितना 15, तो इसका हो जाएगा एल 12, बी होता है 22 और ई होता है उसका 5, ई का होता है भी, तो ये हो जाएगा 22। सबको जोड़ लो,
ये हो जाएगा 20 20 40, 40 22 60, 60 12 74, 74 से हमें जाना है 143, तो 2 गुना करेंगे, 74 दूना कितना होता है, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 148, 148 में से इसने क्या किया है, 5 घटा दिया, क्योंकि यहाँ पे 5 संख्या है, ठीक है, तो 143 हो गया। वही लॉजिक लगा दो, यहाँ पे एस होता है 19, 19 और 8 इसका अपोजिट हो जाएगा, एच होता है 8 तो इसका अपोजिट हो जाएगा 19 एस। आई होता है 9, 9 का कितना होता है 18, आर होता है, उसके बाद से आर का कितना हो जाएगा 9, टी को होता है 20, 20 7 यानी जी होता है। अब इसी को सॉल्व कर लो, 19 18, 19 18 37, 37 37 और 8 45, 45 और 9 54, 54 और 7 61, 61 में 2 से गुणा करो और 5 अंक है यहाँ पे भी, तो 5 घटा दो, 61 दूना कितना होता है 122, 122 में से 5 जाएगा 122 में से 5 जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 122 में से 5 जाएगा हमारा, क्या होने वाला है, यहाँ पे तो ऑप्शन में लग रहा है गड़बड़ी है भाई साहब, कितना आ रहा है हमारा 117 होना चाहिए, यहाँ पे 117 आना चाहिए, ठीक है, 117 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश के किस घराने को कथक नृत्य का आध्यात्मिक घराना माना जाता है, और इसके प्रवर्तक ईश्वरी प्रसाद जी हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। 11वें नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लखनऊ घराना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, अब भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं, मैंने टॉपिक टॉपिक लिखकर भी यहाँ पे रखा हुआ है। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन कौन करेगा, और यह जो है व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई है, बताइएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही बार अपना पद छोड़ देते हैं, तो इसका जो है बाद इसके बाद वहाँ पे कौन जो है कार्यभार संभालेगा, तो भारत के मुख्य जो है न्यायाधीश, अर्थात राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है जिसका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, नगद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में किसके नेतृत्व में की गई थी। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, मैंने हर एक टॉपिक के नाम भी रख दिए हैं ताकि आपको गड़बड़ी न हो। मध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो है कृत्रिम जल संधि नगर कौन सी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है मुख्य मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली कृत्रिम जल संधि नगर कौन सी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है मुख्य मार्ग है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है यहाँ पे स्वेज नहर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे करते अभिषेक पयोद हैं हरि इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेक्ष की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, ये हम लोगों से पूछा गया है, छंद बताइएगा। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा उलाला, ऑप्शन नंबर बी जो है उलाला आपको
याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि शाम में 8 PM पे आपके लिए स्पेशल क्लास आ रहा है। और फिर जो है 10 जून अर्थात कल जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले रहोगे तो उससे पहले जस्ट जो है आपको 4 AM पे एक रामबाण प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना। मैं तो यही कहूँगा कि एक बार अपने सनसनी नज़रों से देख कर ही जाना एग्ज़ाम हॉल में। तो जिन्होंने बताया है ऋतिक वाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है उड्डयन, उडैन और वाडयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो गया। संधि विच्छेद करना है क्वेश्चन नंबर 18 का, बताइएगा। तो ड जो है ये तो आधा त में चेंज होगा, तो आधा त तो केवल एक ही में लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि जब भी क ख ग का जो अक्षर होता है इसमें 5 अक्षर होते हैं, तो तीसरा नंबर और चौथा नंबर जो अक्षर होता है उसको जब चेंज करोगे तो हमेशा खास करके त में ही चेंज होता है, तो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है जब चला जाए इस वाक्य में किस भेद को जो है दर्शाता है। वह अब चला जाए, यह वाक्य के किस भेद को दर्शाता है, बताइएगा। कौन सा वाक्य है ये? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो है भावाचक का जो है भेद है, वह चला जाए, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कार्य और समय से पूछा जा रहा है ये बार-बार प्रश्न, तो आपके लिए थोड़ा सा जो है ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखना है, आप आसानी से बना लोगे एग्जाम हॉल में। इसने कहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे बारी-बारी से जो है एक-एक दिन कार्य करें और कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब ये मज़ेदार प्रश्न है, थोड़े से ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य को निकालेंगे कि कितना टोटल कार्य है। ए जो है एक दिन में 20 ए जो है 20 दिन में काम करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। हम टोटल वर्क निकालेंगे अर्थात इसका एलसीएम निकालेंगे, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब जो है 20 के पहाड़े में 20 तियाँ 60 और 30 के पहाड़े में 30 दूना का 60। टोटल वर्क हो जाएगा, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। इसने कहा है ए स्टार्ट करेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 60 काम कराना है, किससे कराना है, तो यहाँ पे एक दिन में 5 हो रहा है, तो ये 12 पच्चे 60, ठीक है। पर इसमें कहा गया है कि भाई साहब ये बारी बारी से करते हैं, मतलब 3 दिन पहला दिन काम होगा, फिर उसके बाद 2 जो है अगला दिन बी काम करेगा, तो 3 2 5 काम करने में 2 दिनों का समय लगा है, तो 12 दिन। तो यहाँ पे दोनों मिलके करेंगे पर अलग अलग करेंगे, तो 12 में 2 से गुणा कर देना, 24 दिनों का जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जो है एक शुद्ध दूध से भरे बर्तन में 20% दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की जो है प्रतिशत मात्रा कितनी बचेगी, ये हमें बताना है। बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बेहतरीन है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें शुद्ध दूध निकालना है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 100% दूध शुद्ध रहेगा, इसमें से क्या होगा, इसने कहा 20% दूध निकाल दो, 20% जब दूध निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 80%। फिर कह रहा है यह प्रक्रिया दोबारा से करना है, तो देखिए 80 में से डायरेक्ट 20 घटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 20% घटाना है तो इसके निकालने पड़ेंगे, जब देखो 100% था दूध तो उसमें से 20% घटा लिए, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। उसी प्रकार अब 80 में से 20 निकालना है तो हम डायरेक्ट 80% निकाल देंगे, अगर 100 समान था तो 80% निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64, अर्थात दूध का जो मात्रा है वो बचेगा 64%।
या आप 80 का 20% निकालोगे तो ये हो जाएगा 16, तो 80 में से फिर 16% घटाओगे तो 64 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको बताना था। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साझेदारी के प्रश्न है। कह रहा है कि जो है ए ने 50,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक जो है व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बी भी 70,000 रुपये लगाकर उसमें जो है शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, जितना पैसा लगाओगे जितने टाइम के लिए, उतना ही तो प्रॉफिट आपको मिलेगा। यही तो नियम कहता है, यही तो नियम कहता है ना। तो उसी तरीके से बना लो। चलोगे, बनाओगे, सभी लोग बनाने की कोशिश करो। और एक बार लाइक शेयर वाला बटन जरूर लगा दो, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। जो भी क्लास को देख रहे हैं, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें और शाम को 8 PM पे जरूर मिले। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति ए है जो 50,000 रुपया निवेश किया है, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति है, ये कितना किया है? दूसरा वाला व्यक्ति 70,000 रुपया निवेश किया है, ठीक है। इसने कहा है कि 2 महीना बाद ये किया है, बी 2 महीना बाद, अर्थात पूरे साल भर का बात है। वर्ष के अंत मतलब 1 साल, ये 12 महीना रहेगा क्योंकि ये तो शुरू से लगा है। और ये 2 महीना बाद आया है, अर्थात ये 10 महीना के लिए लगा है, ठीक है। 2 महीना कम है इससे। अब यहाँ से देखो आप, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, 5 के पहाड़े में ये 2 मर्त में कट जाएगा। ये जो है बचेगा कितना, 2 के पहाड़े में ये 6 मर्त में, अर्थात इस इधर 6 बचा और इधर क्या बचा है, 7। 6:7 का जो है इसका लाभ होगा। 6:7, 6:7 नहीं दिया है काजी, 6:7 कहीं पे दिया है, 6:7, 6:7 यहाँ पे तो नहीं दिया है भाई साहब। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो 6:7 होगा भाई साहब, यहाँ पे आप सुधार लो। 6:7 होने वाला है, ठीक है। 6:7 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, रीजनिंग का है। यहाँ पे लुप्त संख्या हमें बताना है। यहाँ पे देखो, ये खाली स्थान है, खाली स्थान को ही हमें चुनना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ढंग से देखेंगे कि ये 29 कैसे हुआ, 11 कैसे हुआ, 31 कैसे हुआ, उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, 1 मिनट, ऊपर वाले सवाल में आप देखोगे क्या लिखा है, 3 महीना बाद लिखा है क्या? ये 3 महीना लिखा था, बाद में हमने क्या किया था, आ, ये भाई साहब सही था। ये हो गया 50,000 और ये 12 महीने के लिए है और ये 3 महीना बाद आया है। 3 महीना बाद का मतलब क्या होता है, आप समझ लो। 3 महीना बाद मतलब 3 महीना छोड़ दो 12 में से 9, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। ये 3 के पहाड़े में 3 मर्द में, 3 के पहाड़े में 4, तो ये 4 और 5 में गुणा करोगे 20 अनुपात ये 7×21 सही था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। हमने यहाँ पे 2 महीना रख के बनाया था, ठीक है। प्रश्न में 2 महीना हमें ध्यान नहीं आया, 2 महीना रख दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हम लोग यहाँ पे थे। देखिएगा, इसमें 29 लाना है, तो कैसे लाएंगे? 29 कैसे आएगा बताइएगा, सभी लोग अपना अपना दिमाग दोहराओ कि यहाँ पे क्या किया जाए कि 29 हो जाए। तो अगर हम 7 में 3 से गुणा करेंगे, 7×3=21 और 8 29 हो जाएगा। फिर 4 में 2 से गुणा कर दो, 4×2=8 और 3 जोड़ दो 11। उसी प्रकार 5 में हम किससे गुणा करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 31। तो 6 जोड़ना है, तो 6 31 में से हम घटा देंगे, तो ये मिल जाएगा 25। उसी में हम 5 से भाग दे देंगे, 5 से गुणा करना है तो 5 से भाग दे देंगे, अर्थात 5 आएगा। देखिए, 5 में 5 से गुणा करोगे 25 और 6 जोड़ोगे तो 31। हमारा जो राइट उत्तर है 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहे 6 मित्र जो है यहाँ पे वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है बैठे हैं, ठीक है। अब बताइएगा, यहाँ पे कह रहा है मेज के चारों ओर है, मेज है, इस तरीके से 6 लोग बैठे हैं, इस तरीके से 6 लोग बैठेगा, 4 लोग वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। पी तिर्यक रूप से एस के सामने है, तिर्यक रूप से, अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसके सामने बैठा है। तो तिर्यक रूप से आप यहाँ पे लिख सकते हो किसको, पी यहाँ पे है, तो इसके जस्ट सामने कौन है, एस। आर पी और टी के ठीक बीच में बैठे, आर, आर जो है पी और टी के बीच में, इसने कहा है कि आर जो है पी और टी के बीच में बैठा है।
पी और टी के बीच में देख लो, पी और टी के बीच में, टी मान लेते हैं हम लोग, पी आर यहाँ पे है बीच में और टी यहाँ पे, देख लो पी और टी के बीच में आर बैठ गया। फिर कह रहा है यू क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, यू क्यू के ठीक बायां बैठा है, क्यू के ठीक बायां, एक यहाँ पे बैठेगा, तो यू जो है क्यू के ठीक बायां बैठा है, क्यू के बायां, तो क्यू यहाँ पे होगा तो इसके बायां यू ये हो जाएगा। आर के ठीक सामने कौन बैठा है, आर के ठीक सामने, आर के ठीक सामने कौन बैठा है, देख लो यू जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और कथन निष्कर्ष के प्रश्न है, देखिएगा कह रहा है कि क्या भारत में सभी निजी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क पे आ जाओ। हाँ, इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भारी कमी हो जाएगी, ये बात भी थोड़ा सा सही है। और दूसरा कारण नहीं, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अभी इतनी सक्षम नहीं है कि वह जो है पूरी आबादी का भार संभाल सके, ये भी बात सही है भाई साहब, ये भी बात सही लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखो, हाँ इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगने वाला जो बात है ये हम गलत मानेंगे, क्योंकि अगर सार्वजनिक जो अपना अपना गाड़ी है अगर हम बंद कर देते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत हो सकता है, खास करके लोग इतना परेशान हो जाएंगे, आप समझ सकते हो। तो हम केवल जाएंगे कि नहीं वाला पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। यदि किसी विशिष्ट कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, सी का ई लिखा है, ए का आई लिखा है, तो यहाँ पे किया क्या है, सी जो है होता है कितने पे, 3 पे, और ई होता है 5 पे, मतलब 2 प्लस किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे एल में 2 प्लस करेंगे, एन हो जाएगा, मतलब ये तो गलत। उसके बाद से ए का लिखा है वाई, तो ए का वाई, तो हम भी यहाँ पे ए का वाई लिख देंगे। एन, यहाँ पे एन का क्या लिखा है, पी, तो 2 जोड़ दिया है। फिर इसके आगे क्या लिखा है, यहाँ पे टी है, टी, तो यहाँ पे पहले में 2 जोड़ा, फिर दूसरे में 2 घटाया, फिर 2 घटा रहा है, तो टी में 2 घटाओगे आर होता है, आर होता है, आर बिल्कुल बिल्कुल आपके राइट उत्तर आर होना चाहिए। आर कहाँ पे दिया गया है भाई साहब, एल, एन वाई एल सब में दिया है, एल होगा यहाँ पे भाई साहब, एल कैसे छूट रहा है जी, एल। फिर आर, आर पहला में 2 जोड़ा है, फिर दूसरा में 2 घटाया है, फिर तीसरा में 2 जोड़ दिया, तो हमें तो यहाँ पे पी होना चाहिए भाई साहब, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है भाई साहब। पहला में हमने 2 जोड़ा, फिर 2 घटाया, तो फिर 2 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, एन में 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे पी ही तो होगा, एल कैसे होगा भाई साहब, ये ऑप्शन गलत था। फिर 2 घटा दो, फिर यहाँ पे ई में 2 जोड़ दो, तो 5 2 7 जी हो जाएगा। फिर आर में 2 घटा दो तो पी हो जाएगा, और एन में 2 जोड़ दो तो पी हो जाएगा, ये आपका राइट उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शाम के सभी लोग 8 PM से हमसे जुड़ें। अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सुबह के 4 AM पर भी कल के लिए स्पेशल क्लास आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।